हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, आज अपन एक श्रृंखला लेके आए हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो स्कूल व्याख्याता के जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंदर जो अब तक के भारत के जो क्वेश्चन है, वो अब तक के जो आए हुए, उस पर आज अपन बात करेंगे और एक श्रृंखला तैयार करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि 45 एक क्वेश्चन है, वो अपन लेकर आएंगे धीरे-धीरे। ठीक है दोस्तों? अब मैं आज से एक नई जो श्रृंखला है, वो तैयार स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हम देखते हैं कि विशाख, ये विशाल दत्त नहीं है, ये विशाख दत्त है। विशाख दत्त। तो इसकी दोस्तों हम देखते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम, ये बिल्कुल सही है। और आर्यभट्ट, हम देखेंगे इसके लघु जातक, ये बिल्कुल गलत है। और पालकाप्य है, वो हस्तायुर्वेद, ये बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं कि वराहमिहिर की ये पंच सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट की लघु जातक, ये नहीं होगा। इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, हम देखेंगे आर्यभट्ट के जो महत्वपूर्ण किताब, उसमें देखेंगे एक तो आर्यभट्टियम भी है, 10 गीतिका सूत्र, 10 गीतिका सूत्र। ठीक है, ये तमाम इनकी किताबें आर्यभट्ट की मानी जाती है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि इसके अंदर से कि कौन निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर जो 15 क्वेश्चन है, यानी जो भारत के जो क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल, उसको अपन लेके चल रहे हैं। राजस्थान के नहीं है इसमें, ओनली सिर्फ भारत के जो अपने जो सिलेबस में दे रखे हैं, वही इसके अंदर है। अपन इस पर ही जो क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं, वो सारे अपन धीरे धीरे चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय सजावट की पित्राडूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? तो दोस्तों, इसमें इसका उत्तर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। तो हम देखते हैं कि जो पित्राडूरा है, ये हम देखेंगे कि ये क्या है, सफेद संगमरमर पे, सफेद संगमरमर पे जड़ावट जड़ावट उसका कारीगरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हम देखते हैं कि एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, वो कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। और नूरजहाँ, इस किसने निर्माण करवाया था? ये नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था कि धरातलीय सजावट की पित्राडूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? तो ये दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट है, हाँ, गांधी जी से हुए पूना समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी से हुए पूना समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये हम देखते हैं कि जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, वो किस लिए हुआ था? 1932 के आसपास का ये था। और हम देखते हैं कि जो बाबा साहब थे, इन्होंने पृथक निर्वाचन, दलितों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन व्यवस्था चाहते थे। और हम देखते हैं कि इसमें जो पूरा जो पूना पैक्ट के अंदर जो पंडित जो महामना मदन मोहन मालवीय है, उन्होंने उन्होंने ही इसका जो है उस पर हस्ताक्षर भी इन्होंने ही किए थे। और हम देखते हैं कि इसका जो पूरा रोल रहा था, 148 सीटें इसके अंदर रिजर्व रखी गई थी इनके लिए, दलितों के लिए। और कहाँ पे? प्रांतीय विधानमंडल के में, प्रांतीय विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें रिजर्व रखी गई थी, किनके लिए? दलितों के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही पुनः पैक्ट होता है, उसके बाद में गांधी जी जो थे, वो हरिजन सेवा संस्थान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, यानी अस्पृश्यता को निवारण के लिए उसके अंदर गांधी जी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और महत्वपूर्ण जो योगदान था, वो योगदान था दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे इसके अंदर।
और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और हम देखते हैं कि जयकर, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये भी इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी से हुए पूना समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और हम देखते हैं जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 का, उसके अंदर हम देख 26 तारीख थी दोस्तों, दोस्तों डेट याद रखना, 26 सितंबर, 26 सितंबर डेट थी। और हम देखते हैं जो पूरा रोल रहा था वो गांधी जी इसमें क्या बोलते हैं थे इसके अंदर। और हम देखते हैं कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और जयकर, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तमाम जो नेता थे इसके अंदर सम्मिलित थे। तो ये था पुनः समझौता। हम देखते हैं कि 148 जो सीटें थी बाद में प्रांतीय जो विधानमंडल के अंदर वो रिजर्व दलितों के लिए रिजर्व रखी गई थी। तो दोस्तों ये तीसरा आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है 1920 के कलकत्ता के दोस्तों कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। और इसके जो है ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, सेकंड है विपिन चंद्रपाल, और तीसरे हैं दोस्तों मेती नहीं है, ये मोतीलाल जी है, मोतीलाल, मोतीलाल जी। और फोर्थ है दोस्तों देशबंधु, ये चित्तरंजन देशबंधु, ठीक है ना, चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्तरंजन दास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित मोतीलाल जी नेहरू, इन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया था। दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। कांग्रेस का अधिवेशन था 1920 का था। कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, एक तो विशेष अधिवेशन सितंबर में हुए थे, और एक दोस्तों दिसंबर में हुए थे, सितंबर 1920 के अंदर। और हम देखते हैं एक हुए थे दिसंबर 1920 के अंदर। ये दोस्तों कलकत्ता के अंदर हुआ था, विशेष अधिवेशन है। कौन सा विषय? विशेष, विशेष अधिवेशन। और हम देखते हैं ये जो दिसंबर में होता है वो अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे लाला जी, लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय। और हम देखते हैं कि इसके अंदर दोस्तों जो थे जो चित्तरंजन दास थे इन्होंने इसका विरोध किया था, और जबकि समर्थन किसने किया था? मोतीलाल जी ने इसका समर्थन किया था, समर्थन किया था। दोस्तों ध्यान रखना कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था 1920, जो कि हम देखते हैं कलकत्ता के अंदर हुआ था, इसमें मोतीलाल जी ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू ने की थी? तो पहला ऑप्शन है बेलगांव, सेकंड है कलकत्ता, तीसरा है हरिपुरा, और चौथा है अहमदाबाद। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष बाबू ने अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम देखेंगे हरिपुरा। क्या हो जाएगा? हरिपुरा, जो कि 1938 का अधिवेशन था ये। दोस्तों मैं थोड़ा सा एक बार सुभाष बाबू का थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा पूरा ढंग से। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसके तीन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1920 का 1920 से 1930 तक का। सेकंड पार्ट दोस्तों हम देखेंगे 1933 से लेकर 31 से 33 तक, 35 तक। और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 और 1939। ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर हम देखेंगे कि
जो 1920 से 30 तक का जो सफर था सुभाष बाबू का, उसमें हम देखते हैं कि 1920 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी थी। किसकी परीक्षा दी थी? आईसीएस की परीक्षा दी थी। और हम देखते हैं इन्होंने 4th स्थान प्राप्त किया था। और जैसे ही 4th स्थान प्राप्त किया था तो इन्होंने फिर बाद में इन्होंने त्यागपत्र आईसीएस से दे दिया और जो गांधी जी का मूवमेंट था उसके अंदर ये कूद गए। और हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए जेल भी गए थे, जेल चले गए। और हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो चित्तरंजन दास है कलकत्ता के थे, उनसे इनकी दोस्ती करवाई तो और फिर ये इनकी तरफ प्रभावित हो गए। और हम देखते हैं 1923 के अंदर, जब 1923 के अंदर जो चित्तरंजन दास है, देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास जिसे बोलते हैं, दास, ये महापौर थे कलकत्ता के। जब ये कलकत्ता के महापौर थे 1923 में, तो इनको सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको बनाया गया था 1923 के आसपास। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि जेल भी गए आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाद में जाके ये 1930 के अंदर भी ये कलकत्ता के मेयर भी बने थे। ये कलकत्ता के अंदर क्या बने? मेयर। कलकत्ता में मेयर बने। और दो सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल कॉलेज, ये नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी नियुक्त हुए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी नियुक्त हुए थे। कलकत्ता के अंदर था ये कॉलेज और उसके प्रिंसिपल भी ये नियुक्त हुए थे। और फिर देखते हैं कि दोस्तों 1920 के अंदर से 30 तक का जो सफर था इनका, 1920 में इन्होंने आईसीएस जो थी परीक्षा दी और इसके अंदर हम देखते हैं कि 4th स्थान प्राप्त किया। और जैसे ही इन्होंने 4th स्थान प्राप्त किया, लेकिन इनका झुकाव पूरा राष्ट्रीय मूवमेंट की तरफ था गांधी जी के, और ये इन्होंने त्यागपत्र दे दिया आईसीएस से। और फिर ये कहाँ पे आ गए? मूवमेंट के अंदर आ गए। फिर हम देखते हैं कि जेल भी चले गए। और इनका जो प्रभाव था गांधी जी से धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। और गांधी जी ने कलकत्ता के अंदर एक व्यक्ति थे चित्तरंजन दास, यानी देश बंधु चित्तरंजन दास, जिसे बोलते हैं सीआर दास, उनकी तरफ ये आकर्षित हो गए। और फिर हम देखते हैं कि जुड़े। और इन्होंने, हम देखते हैं कि जब 1923 के अंदर जब चित्तरंजन दास कलकत्ता के महापौर थे तो ये इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। और हम देखते हैं कि चित्तरंजन दास के कहने पर ही कि नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी ये नियुक्त हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि 1930 के अंदर फिर ये कलकत्ता के अंदर मेयर भी चुने गए थे। फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 31 से 35 का जो कार्यकाल था इनका, ये यूरोप के प्रवास की तरफ चले गए थे। यूरोप का जो प्रवास था। और हम देखते हैं ये इटली के मुसोलिनी से मिले थे, इटली के मुसोलिनी से मिले। मतलब ये एक प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय था, मतलब उसकी तरफ ये काफी अग्रेसित हो रहे थे। और मुसोलिनी से मिले और जैसे वहां से आए, और उसके बाद हम देखते हैं 1938 के अंदर आते ही इनको हरिपुरा के अंदर इनको कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया 1938 के में हरिपुरा के अंदर। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन, इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि गांधी जी ने एक तो सुभाष बाबू, और उधर से हम देखेंगे पट्टाभी सितरमैया को खड़ा किया गांधी जी के द्वारा। और हम देखते हैं कि सुभाष बाबू इसके अंदर जीत गए। और इससे क्या हुआ कि इससे गांधी जी की छवि धूमिल हो गई, क्योंकि अब कहते हैं कि पट्टाभी सितरमैया किसने खड़ा किया था? गांधी जी ने ही खड़ा किया था। और हम देखते हैं कि इनको इस्तीफा देना पड़ा सुभाष बाबू को। फिर बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। तो दोस्तों ये था। फिर उसकी जो घटना है कालक्रम में हम देखेंगे 1941 के बाद में, 40 के बाद में फिर जापान जर्मनी सबसे मिलते हैं और फिर नेशनल आर्मी बनाते हैं। ठीक है, जापान सिंगापुर में जाते हैं और फिर वो आगे का घटनाक्रम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बाहर जाके उन्होंने करते हैं। तो दोस्तों ये था मेन जो मैंने बता दिया कि बेसिक क्या है सुभाष बाबू के बारे में, वो यही था कि सुभाष चंद्र बोस 1920-30 के बीच में हम देखते हैं कि आईसीएस के अंदर इन्होंने परीक्षा दी, 4th स्थान प्राप्त किया, इन्होंने ये पद छोड़ दिया और फिर ये जेल की तरफ चले गए। ठीक है, और हम देखते हैं 1923 के अंदर चित्तरंजन दास से जुड़े, कनेक्ट हुए और कलकत्ता के अंदर ये क्या बने, ये चित्तरंजन दास तो मेयर बने, महापौर बने, जबकि ये मुख्य कार्यकारी सीईओ ये बन गए। और 30 के अंदर भी ये कलकत्ता के अंदर मेयर बने। फिर हम देखते हैं कि नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी इनको ही नियुक्त किया गया था। फिर ये 31 से 35 के समय हम देखते हैं यूरोप के प्रवास पे भी रहे धीरे धीरे। ठीक है, और हम देखते हैं इटली के मुसोलिनी से भी मिले वहां पे। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही यूरोप से आते हैं और 1938 के अंदर ये कांग्रेस का कलकत्ता जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे।
और हम देखते हैं कि 1939 का जो मामला था त्रिपुरी अधिवेशन, वो सुभाष बाबू पट्टाभिस्तर रमैया के बीच में था, और हम देखते हैं कि सुभाष बाबू यहाँ जीतते हैं, और इस यानी पट्टाभी सीतारमण की हार गांधी जी की हार थी। और इससे हम देखते हैं कि फिर बाद में जाके सुभाष बाबू इस्तीफा दे देते हैं, और बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सुभाष बाबू का मैंने आपको बेसिक जो था वो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देखेंगे, हरिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन दोस्तों, हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है। तो कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे विषय में असत्य कौन सा है। तो हम देखेंगे पहला है दोस्तों ऑप्शन, यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा असत्य पूछा है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई, ये बात भी बिल्कुल सही। हम देखते हैं समानांतर सरकारें बनी, ठीक है, स्वतंत्र जो है वो बनी। बलिया के अंदर चीतू पांडे, ठीक है, तमाम जो क्षेत्र थे वहां पे स्वतंत्र सरकारें बनने लग गई थी। तीसरे हैं जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और फोर्थ दोस्तों, कांग्रेस के समाजवादी दल थे, उन्होंने सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध भी जारी रखा। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हम देखते हैं काफी समाजवादी थे, और उन्होंने भूमिगत होकर भी इन्होंने मूवमेंट को चला। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये क्वेश्चन, ये इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा असत्य, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। हाँ, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था दोस्तों, ये है बारदोली सत्याग्रह किए जाने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है अकाल राहत कार्यों का अभाव, सेकंड है अकाल के बावजूद लगान वसूली का जारी रहना, तीसरा है कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण, और दोस्तों फोर्थ है कि बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो इसके अंदर कौन सा आंसर होगा, तो हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। दोस्तों मैं थोड़ा समझा देता हूं, बारदोली सत्याग्रह देखो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह दोस्तों, ये जो मूवमेंट था वो महत्वपूर्ण यही था कि इसके अंदर भू राजस्व की जो वृद्धि थी वो दर बढ़ा दी थी इन्होंने, अंग्रेजों ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी थी। भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि कर दी थी, दरों में 30% की वृद्धि इन्होंने कर दी थी, 30% की वृद्धि। और हम देखते हैं दोस्तों, फिर धीरे धीरे सरकार ने कुछ कमी की, और हम देखते हैं कि 21.7% की इसके अंदर कमी कर दी। और हम देखते हैं कि इसमें जो इसका जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व दोस्तों हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। और एंट्री दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी एंट्री गांधी जी भी इसके अंदर एंटर हो गए थे। तो इसका नेतृत्व किसने किया, पटेल साहब ने इसका नेतृत्व किया। और दोस्तों एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर हम देखते दो लोग थे, एक तो थे ब्रूमफील्ड, एक तो थे ब्रूमफील्ड, एक मैक्सवेल, एक मैक्सवेल। इन दोनों कमेटी बैठी, और कमेटी बैठने के बाद हम देखते हैं कि जो भू राजस्व की दर थी वो कम कर दी गई। तो हम देखते हैं 6 पॉइंट कुछ 9 ऐसे कुछ जो परसेंट थी वो इन्होंने वापस रख दी गई। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो बारदोली सत्याग्रह था उसके अंदर जो महत्वपूर्ण यही कारण था कि भू राजस्व की दरों में सरकार ने वृद्धि कर दी थी। इसकी एंट्री हम देखते हैं कि गांधी जी ने भी की, और हम देखते हैं किसके नेतृत्व में, तो हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन, ये जो बारदोली था ये चालू हुआ था। तो हम देखते हैं, और जो सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों, वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी, महिलाओं ने। तो ये दोस्तों ये था मामला बारदोली सत्याग्रह का। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ये पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, असहयोग मूवमेंट। और हम देखते हैं दोस्तों 1920 के अंदर ये असहयोग मूवमेंट चालू होता है, तिलक साहब की मृत्यु के साथ ही, तिलक साहब की मृत्यु के साथ ही। हम देखते हैं 1 अगस्त 1920 से तिलक साहब की मृत्यु के साथ ही
तिलक साहब की मृत्यु के साथ ही ये मूवमेंट चालू होता है, असहयोग आंदोलन। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक जन आंदोलन था। क्या था ये? एक प्रकार से क्या था ये? जन आंदोलन था। और दोस्तों सेकंड है कि इस आंदोलन में के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता के रूप में उभर के आ गए थे। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद ये आंदोलन रोक दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चोरा चोरी जैसे ही घटना होती है 1922 में, तो साथ ही ये आंदोलन की ब्रेक लग जाता है इस आंदोलन में। और हम देखते हैं कि तमाम चोरा चोरी जो जैसे ही उसमें ब्रेक लगा, तो तमाम क्रांतिकारी जो थे वो इसके अंदर अलग, सबने अपना अपना अलग बना के काम स्टार्ट कर दिया। तो अब इनसे भी, गांधी जी से भी क्रांतिकारी धीरे धीरे पिछड़ रहे थे, उनसे भी दूर होते जा रहे थे। तो दोस्तों ये था इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ 9वां क्वेश्चन दोस्तों हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? तो कौन सा ग्रंथ था जो गुप्त काल में रचा गया? दोस्तों मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है दोस्तों, मैंने एक गुप्त काल टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब दोस्तों मैं जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, यानी जो अब तक 2011 से लेकर 2021 तक 22 सॉरी दोस्तों 2022 तक के जो पेपर में फर्स्ट पेपर है उसके जो भारत के जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, उनका मैं सारा जो 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 क्वेश्चन है वो मैं सारे करवा रहा हूँ। और मैंने अधिकतर बिल्कुल थ्योरी के साथ और बिल्कुल एक एक चीज को समझाते हुए मैं ये चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों धीरे धीरे अपन वीडियो को डेली डालेंगे, और जो 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 फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित जो भी तुम्हारी इंक्वायरी है, कोई दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? तो दोस्तों कौन सा है? अमर सिंह का अमरकोश। अमर सिंह का अमरकोश। तो दोस्तों इसका ये आंसर हो जाएगा अमर सिंह का अमरकोश। ये गुप्त काल में रचा गया था, ठीक है ना। हम देखते हैं कि वृहत कथा ये भी नहीं था, और काव्य मीमांसा ये भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह का अमरकोश। ये मैंने आपको नोट्स के अंदर करवा दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हाँ, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालक्रमिक रूप से इसको व्यवस्थित करना है। दोस्तों 1857 की जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि किस क्रम के अनुसार ये इसके अंदर पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मंगल पांडे, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, उन्होंने इस विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत की थी। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी फिर फांसी हो जाती है, ठीक है, अप्रैल के आसपास उनकी फांसी हो जाती है। और फिर ये जो आंदोलन था, ये जो विद्रोह था, ये 10 मई को मेरठ से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे ये तमाम क्षेत्रों के अंदर फैलता रहता है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरठ से ये सबसे पहले प्रारंभ होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शंस, इसके अंदर हम देखते हैं कोटा राजस्थान में फैला, ये 15 अक्टूबर के आसपास की बात थी ये, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फैला, तो पहला ही दोस्तों मेरठ आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले मेरठ, सेकंड बरेली, तीसरा हम झांसी, हम देखते हैं जून के आसपास ये झांसी में था, और महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो ये तो इसमें अंदर के आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि इनमें से सत्य नहीं है। दोस्तों एक फिक्स क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से, फिक्स क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता है इसके संगठन, इनकी पत्रिकाएं, और इनके इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, वो इनके फिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा, पहला ऑप्शन है उन्होंने द प्रीसेट्स ऑफ जीसस या फिर द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो दोस्तों बिल्कुल ये सही है। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी। थर्ड है इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। और दोस्तों चौथा है उन्होंने फारसी में तुहफतुल मुहावदिन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी। क्या आंसर आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। अब मैं दोस्तों पूरा समझाता हूँ राजा राम मोहन राय के बारे में। देखो राजा राम मोहन राय, दोस्तों ये उपाधि राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय। और दोस्तों ये राय जो उपाधि थी, ये भी इनके पिताजी को मिली थी, राय, ठीक है ना। राय उपाधि भी इनके पिताजी को। और हम देखते हैं कि राधानगर बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के थे? राधानगर बंगाल, राधानगर, ठीक है। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने, अकबर सेकंड ने इनको भेजा था वहां पे
पेंशन बढ़वाने के लिए अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड। और हम देखते हैं कि जो राय की जो उपाधि थी ये भी इनके पिताजी से ही चली आ रही थी, ठीक है ना, ये पिताजी से चली आ रही थी। दोस्तों महत्वपूर्ण चीज क्या है इनके, पुस्तकें, संगठन, पुस्तकें और पत्रिकाएं, समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र। दोस्तों सबसे पहला जो संगठन इनका माना जाता है वो है आत्मीय सभा। कौन सा है? आत्मीय सभा इनका संगठन माना जाता है, आत्मीय सभा, ठीक है। सेकंड दोस्तों हम बात करेंगे इनका है वेदांत कॉलेज। हम देखते हैं वेदांत कॉलेज भी इनका ही है। ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, यूनिटेरियन, यूनिटेरियन एसोसिएशन। दोस्तों ये ध्यान रखना, एसोसिएशन, एसोसिएशन। दोस्तों ये 1814 के आसपास का, या 1825। और दोस्तों हम देखते हैं कि 1822 के अंदर। और लास्ट है ब्रह्म समाज, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज, 1828 ब्रह्म समाज। तो ये महत्वपूर्ण इनके संगठन है, 1828। दोस्तों हम देखेंगे इनकी जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पुस्तकें। सबसे पहले आती है इनकी पुस्तकें में प्रीसेट्स ऑफ जीसस, द प्रीसेट्स ऑफ जीसस, ऑफ जीसस, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, हिंदू उत्तराधिकार के नियम। ये महत्वपूर्ण किताब है इनके, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, नियम, ये इनकी वो है। और दोस्तों ये दो है। और समाचार पत्र हम देखेंगे संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी। ये किसमें है? बांग्ला में, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। और तीसरा है ब्रह्मोनिकल मैगजीन, ब्रह्मोनिकल मैगजीन, ब्रह्मोनिकल मैगजीन। दोस्तों ध्यान रखना ये किसमें? फारसी में, जबकि ये अंग्रेजी में। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण था। राजा राम मोहन राय के बारे में हम देखें, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, जबकि राधाकांत देव थे, इन्होंने इसका समर्थन भी इन्होंने किया था, ठीक है। दोस्तों ये पढ़ाया मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में, इनके संगठन, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने सती प्रथा पर कैसे काम किया, ठीक है। और इनका जन्म राधानगर में हुआ, इनके संगठन, इनके पुस्तकें, इनके समाचार पत्र, ये तीन महत्वपूर्ण इनके थे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं बार बार पूछते हैं। हम देखते हैं महत्वपूर्ण आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन 1822 और ब्रह्म समाज 1828। हम देखते हैं कि पुस्तकें प्रीसेट्स ऑफ जीसस और हिंदू उत्तराधिकार के नियम। और समाचार पत्र महत्वपूर्ण संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मोनिकल मैगजीन, जो कि ये इनकी समाचार पत्रिकाएं थे। तो दोस्तों ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। और हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों तीसरी किताब भी थी तू फुतुल मुहावदीन, तू फुतुल मुहावदीन, तू फुतुल मुहावदीन, मुहावदीन। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे अब, हाँ, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उसकी रचनाओं में से कौन सा सुमेलित इसके अंदर नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? दोस्तों ध्यान रखना, काजिल नहीं है, काजिम है, मोहम्मद काजिम। तो दोस्तों इसकी थी आलमगीरनामा, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है मोहम्मद साकी खुलासत उत तवारिक। दोस्तों तो ये इसके अंदर ये होगा नहीं। और भीमसेन, तो ध्यान रखना ये खुलासत है, खुलासत उत तवारिक। भीमसेन की है नुस्खा ए दिलखुशा। और फोर्थ है ईश्वर दस नागर की है फुतवात ए आलमगीर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हम देखेंगे तो इसका होगा मोहम्मद साकी। ये किसकी है? सुरजन राय भंडारी की, साहब की, सुरजन राय भंडारी।
सुरजन राय भंडारी, ये उनकी पुस्तक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, याद कर लेना। तो मिर्जा मोहम्मद काजिम का साहब की है आलमगीरनामा। सेकंड हम देखते हैं कि सुरजन राय भंडारी साहब की है खुलासत उत तवारीख। तीसरी है भीमसेन की है नुस्खा ए दिलकुशा। और फोर्थ है ईश्वरदास नागर की फुतुवात ए आलमगीर। तो ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कराना है और जो मुगल उद्यान है उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आराम बाग कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है, ये पूछा है इसने। तो आराम बाग हम देखेंगे कि आगरा के अंदर किसने बनवाया था, बाबर ने, बिल्कुल सही है दोस्तों, बाबर ने ही। हम देखते हैं कि अधिकतर जो बागों का और फव्वारों का काम अधिकतर हम देखते हैं कि बाबर के समय ही हुए थे, ठीक है ना। और जबकि संगमरमर का काम सारा शाहजहां के समय अधिकतर हम देखते हैं इमारतों में मिलता है। और पिंजौर बाग पंचकुला दोस्तों सही, बिल्कुल सही है। औरंगजेब भी ये बिल्कुल सही है। शालीमार बाग लाहौर के अंदर दोस्तों, ये बिल्कुल लाहौर के अंदर है। ये कहाँ पर है, ये शाहजहां ने भी बनवाया था। और जबकि हम देखते हैं निशात बाग श्रीनगर का दोस्तों, ये अकबर ने नहीं बना के, किसने बनाया था, शाहजहां ने ये बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, यानी कौन सा मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। दोस्तों मैंने करवा दिया है स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र, जो मैंने आपको कंटेंट में करवा रखा है। कौन सा मंदिर है कि वो एमपी के अंदर नहीं है। तो हम देखते हैं बुमरा का शिव मंदिर, ये बिल्कुल सही है। नचना कुठार का पर्वती मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों, हम देखते हैं कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें पड़ता है, यूपी झांसी, झांसी के अंदर दोस्तों, झांसी में। और जगह का नाम है ललितपुर, जगह का नाम है ललितपुर जगह है, और वहां पर ये मंदिर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बात है कि शिखर युक्त मंदिर है। कौन सा मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर है ये, शिखर युक्त मंदिर माना जाता है। और कैसे मंदिरों की विशेषता हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे चबूतरे से मंडप बने, और मंडप से कैसे धीरे धीरे हम देखते हैं शिखर, ये शिखर की तरफ बढ़ा। तो धीरे धीरे दोस्तों ये बढ़ता रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये माना जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इसका, और हम देखते हैं कि 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया है और बिल्कुल डिटेल से करवाया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, और एक एक चीज मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल, यानी 1891 का जो एज ऑफ कंसेंट बिल था वो किसने विरोध किया इसका। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने विरोध किया था। तो ये विरोध किया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक साहब ने, नहीं बाल गंगाधर तिलक साहब ने उन्होंने इसका विरोध किया। तो हम देखते हैं कि तिलक साहब की दो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, एक तो केसरी और एक मराठी, केसरी और मराठी, ये दो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, ठीक है ना। और मराठी है, ये केसरी किसमें है, ये मराठी में, जबकि मराठी किसमें है, अंग्रेजी में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इन्होंने हम देखते हैं तिलक साहब ने दो महत्वपूर्ण, एक तो गणपति उत्सव, एक शिवाजी उत्सव। तो गणपति उत्सव और एक शिवाजी उत्सव, ये दो महत्वपूर्ण इनके माने जाते हैं उत्सव। ये 1893 के अंदर और ये 95 के आसपास के मामला ये। और हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने, हम देखते हैं कि होम रोल जो मूवमेंट था उसके अंदर भी इनका पूरा रोल माना जाता है। और इसके अध्यक्ष थे, जो तिलक साहब का जो होम रूल के अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। हम देखते हैं कि दोस्तों तिलक साहब ने, हम देखते हैं कि 1907 के बाद में कांग्रेस का विभाजन भी 1907 के बाद में हो गया था। दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के थे वो मैंने करवा दिए। अब दोस्तों मैं धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, जो भी फर्स्ट पेपर के अंदर, प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर भारत के जो क्वेश्चन है अब तक के, जो 2011 से लेकर 2022 तक जो अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका मैं बिल्कुल डिटेल से एक एक क्वेश्चन को समझा के और उसकी बिल्कुल थ्योरी सहित, व्याख्या सहित मैं इसको करवाने की कोशिश करूंगा धीरे धीरे। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।